गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट। विविक्त गणित यानी डिस्क्रीट मैथ्स, ठीक है। और क्लास है आपकी 24। देखो लास्ट क्लास में हमने बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करी थी, है ना। बुलियन अलजेब्रा यानी बूलिय बीजगणित स्टार्ट करी थी। और लैटिसेस यानी चालक, ये टॉपिक स्टार्ट किया था। देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस में कम है। मैंने अभी सिलेबस देखा था आपका कल, तो उसमें क्या है, पूरा चैप्टर नहीं है आपकी में। कुछ थ्योरम्स, कुछ चीज़ें हैं जो हैं, बाकी नहीं हैं। इसके बाद आपका लास्ट के कुछ चैप्टर हैं, आयलर फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद आपका चाइनीज़ थ्योरम, ये सब वगैरह हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कम ही पढ़ाऊंगा, जितना आपके सिलेबस है उतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये काम भी नहीं आएगा आपके, कहीं भी काम नहीं आता है बुलियन अलजेब्रा। बस थोड़ा सा नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बुलियन अलजेब्रा होता है। उसके बाद इतना मेन काम नहीं आता है इन फ्यूचर में। आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे या हायर एजुकेशन में जाओगे, या एमएससी करोगे या पीएचडी अगर करी आपने, मास्टर्स और पीएचडी करी, तो वहाँ भी बुलियन अलजेब्रा आपको काम नहीं आएगा। वहाँ भी आपको कोई टॉपिक बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो इसलिए मैं इसके बारे में कम पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ। हाँ, जितना सिलेबस में है उतना मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा सिलेबस में है और मैं कम पढ़ाऊँ। सिलेबस में जितना है उतना मैं पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमने कुछ परिभाषाएँ पढ़ी थी। मैंने आपको बताया तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद संवृत बताया, यानी क्लोजर क्या होता है। क्रम विनिमय नियम बताया, कम्यूटेटिव लॉ। साहचर्य नियम बताया, एसोसिएटिव लॉ। तो इनको याद रखना, क्योंकि जब बुलियन अलजेब्रा हम निकालेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि साहचर्य नियम क्या होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, प्रतिलोम अवयव क्या होता है, यानी इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ आती है, जब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, यानी तत्समक अवयव के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी। हमने वो देखी थी कि जब हम किसी अवयव का ऐसी नंबर के साथ गुणा करें जिससे वही हम नंबर मिल जाए, तो हमारे पास आ रहा था 1। यानी अगर आपके पास 2 था और आपको 2 ही चाहिए था, तो हमने ये देखा था कि अगर 1 का उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 उसके लिए क्या होगा, हमारे पास 1 क्या होगा, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव होगा गुणा के लिए। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ कि गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। और एडिशन के लिए हमने देखा था कि 2 के साथ ऐसे कौन से नंबर का एडिशन करें जिससे हमें 2 ही मिल जाए, तो वो था 0। यानी हमने क्या किया, 2 का 0 के साथ प्लस किया, तो हमें 2 मिल गया था। तो इसका मतलब ये होगा, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी हमारे पास जो योग के लिए तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि 2 का अगर हमने कल देखा था, 2 का 0 के साथ किया था तभी 2 मिल रहा था। 2 का अगर किसी और के साथ करोगे तो 2 नहीं मिलेगा। तो 2 का एडिशन 0 के साथ किया तो हमारे को क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। तो 0 किसके लिए तत्समक अवयव हो गया, योग के लिए, और 1 किसके लिए तत्समक अवयव हो गया, गुणन के लिए। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। अब आते हैं इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन ये कह रहा था कि आपको उस नंबर के साथ, सॉरी, उस नंबर के साथ अगर आपको ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे वही नंबर हमें मिल जाए। तो देखो एक तो 1 था हमारे पास, जैसे 2 का 1 के साथ करें या 1/2 के साथ करें तो वही, सॉरी, प्रतिलोम अवयव ये कहता था कि उसका, अगर आपके पास, हमें पता है द्विचर संक्रियाएं 2 तरह की थी, प्लस के लिए और गुणा के लिए। तो पहले एडिशन के लिए बात कर रहा हूँ, योग के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास 2 था, 2 के साथ आपको ऐड ऐसी नंबर करना था जिससे हमें आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव मिल जाए, और हमें पता है योग के लिए तत्समक अवयव क्या था, 0 था। यानी आपको 2 को ऐसे नंबर के साथ योग करना है जिससे हमें 0 मिल जाए। तो हमने देखा था 2 को किसके साथ हमने किया, -2 के साथ योग किया तो 0 मिल गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 उसके लिए क्या होगा हमारे पास, उसकी क्या होगी, योग के लिए प्रतिलोम अवयव होगा। योग के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी अवयव a है, अगर आपके पास कोई भी अवयव a है, तो उसका प्रतिलोम जो अवयव होगा वो क्या होगा, -a होगा। योग के लिए याद रखना, योग के लिए उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -a। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको पूछ लिया, आपके पास कोई एलिमेंट है और आपसे पूछ ले कि इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो हमने कल देखा था 2 का
क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट तो ये कहता है कि एक नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो जिससे हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो हमने कल देखा था 2 का किसी के साथ ऐड करें जिससे हमें 0 मिल जाए, तो हमने देखा था 2 का -2 के साथ एडिशन किया तो 0 मिल गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हुआ, -2 हुआ। तो इससे हमें ये मिलता है, इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए, जो सेट का एलिमेंट है, तो अगर उसका आपको इन्वर्स एलिमेंट निकालना है तो क्या होता है, -a होता है एडिशन के लिए। एडिशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, -a होता है। दोनों के लिए बता रहा हूं कि एडिशन के लिए हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, -a होता है, यानी उसका क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है उसके आगे। वो क्या हो जाता है, उसके लिए इन्वर्स एलिमेंट हो जाता है, प्रतिलोम अवयव हो जाता है। अब बात करते हैं गुणन के लिए। तो गुणन के लिए हमने देखा था कि 2 था हमारे पास। गुणन के लिए भी क्या कहता है कि गुणा के लिए हमारे पास तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो यानी 2 का ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 1 मिल जाए। तो हमने देखा था 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के लिए 1/2 क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव हो गया। तो इससे हमें क्या मिला कि अगर आपका कोई अवयव है ए, किसी समुच्चय का कोई अवयव है ए, और आपको पूछ लिया जाए कि गुणा के लिए इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1/a। क्या हो जाएगा उसके लिए, 1/a क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव हो जाएगा गुणा के लिए। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि अगर कल हमने पढ़ा था कि इनवर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स नियम ये कहता है, इनवर्स लॉ ये कहता है कि ऐसे किसी अगर एलिमेंट है आपके पास कोई सेट का, तो उसमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। क्यों 1 क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हमने देखा था कि 2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 2 के लिए क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए हुआ और आपसे पूछ ले कि उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो उसका इनवर्स एलिमेंट होता है 1/a, यानी उसका उल्टा 1 रेसिप्रोकल। तो ए का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/a, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है वंटनता नियम। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है, देखो, माना समुच्चय एस पर माना समुच्चय एस पर डॉट यानी मल्टीप्लाई एवं प्लस, ये प्लस है, इसको गोले में काट दिया अलग दिखाने के लिए, दो द्विचर संक्रिया हैं, दो द्विचर संक्रियाएं हैं, तब डॉट की प्लस पर वंटनता कहलाती है। वंटनता कहलाती है यदि प्रत्येक P, Q R बिलोंग्स टू S के लिए P डॉट Q प्लस R इज इक्वल्स टू P डॉट Q प्लस P डॉट R। यानी तो वो सिंपल सा है कि आपके पास अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही होगी कि आप Q के और R के साथ क्या लगाओ, द्विचर संक्रिया योग की लगाओ, फिर उसका P के साथ क्या कर दो, गुणन कर दो, या फिर P और Q का गुणन करो, P और R का गुणन करके आप क्या कर दोगे, योग कर दो, तो दोनों बराबर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वंटनता नियम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए रिपीट कर देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आपके पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। कौन सा, एक तो डॉट का और एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपने 2 एलिमेंट्स का एडिशन करो, फिर उसका पी के साथ, फर्स्ट के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, या दो फर्स्ट और सेकंड का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, उनका फिर क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो ये क्या इक्वल आए, तो उसको बोलते हैं हम वंटन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बूलियन बीजगणित की अविग्रहित परिभाषा। अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दी। अब ये बूलियन बीजगणित नहीं है, ये सिर्फ अब बूलियन बीजगणित इन पे डिपेंड करेगा। यानी अगर ये सेटिस्फाई होंगे, जो 5 मैंने लिखा है, 5-6 जो मैंने लिखा है, एक तो सबव्रत लिखवाया है, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, उसके बाद लिखाया था साचर्य नियम, उसके बाद लिखाया
क्रम विनिमय नियम, उसके बाद लिखा है मैंने तत्समक अवयव, उसके बाद प्रतिलोम अवयव, और तीसरा है हमारे पास बंटनता नियम। यानी 6 नियमों को अगर कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय अगर इन 6 नियमों को पालन कर रहा होगा, 6 नियमों को संतुष्ट कर रहा होगा, तब हम बोलेंगे वो क्या है, बुलियन समुच्चय है या बुलियन जालक है, जो भी है, अब उसको बोलेंगे। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि देखो ये तो जो मैंने आपको रूल्स लिखाए थे ये तो अब काम आएंगे। कैसे काम आएंगे कि अगर जैसे मैंने आपको 6 लिखाए थे, कौन कौन से, एक तो क्लोजर लिखाया था, उसके बाद आपको एसोसिएटिव लॉ लिखाया था, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इनवर्स एलिमेंट, अब लिखाया मैंने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर कोई भी सेट इन 6 लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, या 6 लॉ को क्या करेगा, एग्री करेगा, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या होगा, बुलियन अलजेब्रा होगी या बुलियन लैटिस, जो भी होगा हम देख लेंगे। यानी इन नियम्स को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करवाना चाहिए, यानी इनको नियमों को, 6 नियमों को संतुष्ट करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कोई समुच्चय क्या होगा, बुलियन बीजगणित हो गया, बुलियन जालक होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। बूलियन बीजगणित की अविग्रहित परिभाषा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बुलियन, डेफिनेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। क्या होती है परिभाषा, देखो लिखवाता हूं। यदि दिए हुए ऐसे लिखो, यदि दिए हुए समुच्चय पर निम्न नियम संतुष्ट होते हो तो वह बूलियन बीजगणित कहलाता है। अब कौन कौन से नियम है वो लिख लेते हैं। यानी इन नियमों को तो क्या करना चाहिए, वो संतुष्ट करना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, बूलियन बीजगणित। पहला मैं तो को इंग्लिश में भी लिखूंगा इसमें, है ना, मैं नीचे इंग्लिश में भी लिखूंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या कहती है कि अगर आपके पास किसी सेट पर जो मैं अब नियम लिखवा रहा हूं, जो रूल्स लिखा रहा हूं, अगर ये फॉलो होते होंगे, सेटिस्फाई होते होंगे, तब हम कह देंगे वो क्या होगा, बूलियन बीजगणित, यानी बूलियन अलजेब्रा होगा। तो वो रूल्स लिखा रहा हूं, उनका ध्यान रखना। दोनों द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट के सापेक्ष समृद्ध हैं। दोनों द्विचर संक्रियाओं प्लस एवं डॉट के सापेक्ष समृद्ध है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, द क्लोजर with respect to both binary operation प्लस एंड डॉट। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में पहले बता रहा हूँ, दोनों द्विचर संक्रियाओं प्लस एवं डॉट के सापेक्ष समृद्ध हो। समृद्ध का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर आप दो अवयवों के बीच में कोई भी द्विचर संक्रिया लगा रहे हो, चाहे वो योग के लिए लगाओ चाहे वो ये लगाओ, तो इनसे जो प्राप्त अवयव हमें हो रहा है, प्लस करने पर, दो अवयवों को प्लस करने पर जो अवयव मिल रहा है, या दो अवयवों को गुणा करने पर जो अवयव मिल रहा है, वो क्या होना चाहिए, समुच्चय का ही अवयव होना चाहिए। यानी समृद्ध का मतलब ये होता है कुछ समुच्चय में भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि योग करने पर वो समुच्चय से बाहर निकल जाए, या फिर गुणा करने पर वो समुच्चय से बाहर निकल जाए, समुच्चय का अवयवी ना हो। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर आप योग कर रहे हो दो अवयवों का, या दो अवयवों का गुणा कर रहे हो, तो उनसे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो समुच्चय में का अवयव होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है ये पहला नियम। तो
इंग्लिश में क्या ले रहा है, इंग्लिश में कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप टू एलिमेंट्स पे, किसी सेट के टू एलिमेंट्स पे अगर आप क्या लगा रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, चाहे वो आप एडिशन लगाओ चाहे वो आप मल्टीप्लिकेशन लगाओ, तो जैसे मान के चलो आपने दो एलिमेंट्स लिए और दोनों एलिमेंट्स में क्या लिया, आपने एडिशन लगाया या मान के चलो मल्टीप्लिकेशन लगाया, तो उन पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद यानी प्लस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर जो एलिमेंट हमें आ रहा है, जैसे 1 × 3 किया या 1 + 3 किया तो 1 + 3 पे 4 आ रहा है और 1 × 3 करने पर 3 आ रहा है, तो यानी इनसे जो प्राप्त हो रहा है, जो हमें मिल रहा है 4 या 3 जो भी मिल रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 जैसे 4 आया आपका, 1 + 3 करने पर 4 आया और आपने देखा 4 तो सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर नहीं होगा। जैसे आपने 1.3 किया और वो 3 आया लेकिन 3 उस सेट में नहीं है जिस सेट में से आपने अवयव लिए, एलिमेंट्स लिए हैं, तो वो क्लोजर नहीं होगा। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर आप टू एलिमेंट्स के ऊपर आप क्या लगा रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, चाहे वो एडिशन लगाओ चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाओ, तो वो क्या होना चाहिए, उनसे जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो एलिमेंट्स हमें मिल रहा है बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, तो वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है क्लोजर वाली, सबव्रत वाली। दूसरी क्या कहती है, दूसरी लिखते हैं, देखो दूसरी लिखते हैं, समझ में आ गई होगी, पहली इजी है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ना ढंग से आ जाएगी समझ, बहुत इजी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बी के, दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट लिख देता हूं, सेकंड का ए, बी के प्रत्येक अवयव एस के लिए, बी क्या है, कोई समुच्चय है आपका, मैंने एस ना लेके कोई बी ले लिया है, यानी कोई सेट है आपका बी के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए संक्रिया प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव जिसे 0 से प्रदर्शित करते हैं का इस प्रकार अस्तित्व है कि x + 0 करो या 0 + x करो, क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा देता हूं, एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्लस कॉमा 0 belongs to B such that x + 0 = 0 + x = x। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा होता है, 0 होता है, और गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए 0 होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक बी के प्रत्येक अवयव x के लिए संक्रिया प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव जैसे 0 से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार स्थित है कि ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी के जितने भी आपके पास अवयव हैं उन सब का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 का अगर कोई तत्समक अवयव कुछ 0 के अलावा कुछ आ गया या 3 का कुछ आ गया, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। अगर बी के जितने भी अवयव हैं उन सब का तत्समक अवयव 0 होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं सेकंड लॉ, ये सेटिस्फाई करवाना चाहिए। इंग्लिश में ये कह रहा है कि आपके पास अगर क्या होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कहां से 0 होता है योग एडिशन के लिए, तो उसमें 0 भी क्या होना चाहिए, उस बी में होना चाहिए, उस समुच्चय में होना चाहिए जिस समुच्चय में से अवयव ले रहे हो। अगर 0 उसमें अवयव नहीं, उस समुच्चय में नहीं होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, 0 में एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट हैज ए सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, यानी एवरी एलिमेंट का अगर किसी भी एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास सेट्स के एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी एलिमेंट्स उठा के 0 के साथ क्या करोगे, एडिशन करोगे, तो वही एलिमेंट हमें मिलना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं हम सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बी के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव x के लिए संक्रिया डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष तत्समक अवयव जिसे 1 से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार है कि x डॉट 1 इज इक्वस टू 1 डॉट x इज इक्वस टू x। इंग्लिश में लिख देता हूँ। An identity element with respect to dot which denoted y1 belongs to b such that x dot 1 is equals to 1 dot x is equals to x। यानी वही है जैसे हमारे पास तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी थी, यानी प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव क्या 0 होना चाहिए और वही अवयव मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे ये है प्रतिलोम वाला। मैंने आपको बताया था कि तत्समक अवयव इसके लिए क्या होता है, योग एडिशन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है मेरे पास 1 होता है। तो वही चीज़ है, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, पहली चीज़ समझा दी। इंग्लिश वालों के लिए यही है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट थी एडिशन के लिए, वही चीज़ इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है, तो वही चीज़ इसमें है। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए, तीसरा रूल, दोनों संक्रियाएं प्लस एवं डॉट, देखो मैं इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ, यू ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, डॉट के लिए क्रम विनिमय है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। इसका मतलब ये हुआ, क्रम विनिमय क्या बताया था मैंने आपको, क्रम विनिमय नियम याद है सबको, दोबारा बता रहा हूँ। देखो क्रम विनिमय ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स लिए, इन दो का यूं एडिशन करो या ऐसे एडिशन करो, दोनों क्या होते हैं बराबर आते हैं, या दो एलिमेंट का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो, ये भी क्या आते हैं दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो अवयव क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहे होंगे, योग के लिए और किसके लिए, गुणा के लिए, एक नियम ये कहता है कि ये भी होना चाहिए कि क्या करना चाहिए हमें, बुलियन बीजगणित में क्या होना चाहिए कि दो अवयव दोनों संक्रियाओं के क्रम विनिमय को पालन करें, योग के लिए भी पालन करें और गुणा के लिए भी पालन करें, उसको हम बोलते हैं बुलियन। अगर ये भी होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे अगर गलत हो जाएगा यानी अगर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम कह देंगे वो बुलियन बीजगणित नहीं होगा। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ कि देखो मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते होंगे, यानी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो इक्वल आना चाहिए, या ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करने पर अगर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो हम कह देंगे दिस इज नॉट ए बुलियन अलजेब्रा। चलिए आगे लॉ क्या कहता है, आगे चौथा, फोर्थ लॉ क्या कहता है,
3 लिखा दिए मैंने। पहला कौन सा लिखाया, पहला लिखाया आपके पास क्लोजर होना चाहिए यानी सबव्रत होना चाहिए। दूसरा क्या लिखाया मैंने आपके कि आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, क्या लिखा है दूसरा लॉ कि तत्समक अवयव क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, योग के लिए भी और गुणन के लिए। तीसरा क्या लिखा है मैंने, क्रम विनिमय नियम होना चाहिए योग के लिए और गुणन के लिए। कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, फोर्थ लिखा रहा हूं, प्रत्येक x, y, प्रत्येक x, y, z बिलोंग्स टू v के लिए प्लस डॉट वंटन नियम का पालन करती है। पालन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। ओके, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है वो कि x डॉट वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। यानी इन दोनों कंडीशंस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इंग्लिश में लिखवा देता हूं, एवरी x, y, z बिलोंग्स टू b, एवरी, हाँ ऐसे लिख लो, x y डॉट b, द प्लस डॉट r, ऐसे लिखो, एवरी x, y, z बिलोंग्स टू b, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू b, this satisfy the distribution law for प्लस डॉट। यानी इसका मतलब ये हुआ क्या, कौन सी, यही वाली, ठीक है ये वाली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, कि आपने 3 एलिमेंट्स लिए सेट बी में से, बी कुछ भी हो सकता है बी की जगह, 3 एलिमेंट्स लिए और तीनों एलिमेंट्स में प्लस यानी यो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करवा रहा है। इंग्लिश वालों के लिए वही लिखा हुआ है कि प्लस और डॉट के लिए 3 अवयव आपने लिए समुच्चय में से, अगर समुच्चय में से इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर दें, दोनों को चेक नहीं करना, सिर्फ एक को चेक कर लेना किसी को, इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह देंगे वो क्या होगा, बंटनता नियम को संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ लिखाते हैं। एक लास्ट नियम है आपका, क्या कह रहा है वो, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है परिभाषाओं से, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा जिसमें 5 नियम को सेटिस्फाई करवा के दिखाऊंगा और देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल में सेटिस्फाई करता है, कौन से में नहीं करता। पहले नियम लिखवा देते हैं पूरे। प्रत्येक अवयव x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b के लिए एक अवयव x बिलोंग्स टू b का अस्तित्व है कि x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 एवं x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंग्लिश में लगा देता हूं, फॉर एवरी एलिमेंट x belongs to b, there exist one element x dash belongs to b such that x plus x dash is equals to 1 और x dot x dash is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ, पहले हिंदी में समझा रहा हूँ, कि फिफ्थ नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई अवयव आपने लिया बी में से, कोई अवयव लिया, तो उसके लिए एक ऐसा अवयव x डैश जो कहाँ होगा, बी में ही होगा,
ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी उस अवयव के एक्स यानी एक्स का एक्स डैश, जैसे आपने 2 लिया, ठीक है। अब मुझे आपको 1 बनाना है, तो किसका एडिशन करोगे? 0 का एडिशन करोगे। 0 बनाना है तो क्या करोगे? -2 करोगे। तो यानी 0 और -2 कहाँ होंगे? समुच्चय में ही होंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? ये नियम को सेटिस्फाई करेगा। यानी ऐसा अवयव आपके पास है तो एक्स डैश ऐसा मिलेगा जिसका योग करने पर 1 आएगा और उसका मल्टीप्लाई है, अब सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब ऐसा कौन से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 0 आ जाएगा? तो 0 है वो, ठीक है। तो यानी x डॉट एक्स डैश करने पर 0 आना चाहिए और x प्लस एक्स डैश करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इंग्लिश में यही है कि ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू b, तो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ एडिशन करने पर तो 1 देगा और जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 देगा। ये 5 हो गए, ठीक है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं इनके। एग्जाम्पल से समझते हैं नियम कैसे काम करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। नियम तो आपको पता लग गए, अब अप्लाई करना सीखते हैं। देखो कैसे अप्लाई करना देखते हैं। देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की आपको z दे दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से दे दिया। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि क्लोजर होना चाहिए, यानी सव्रत होना चाहिए। सव्रत क्या कहता था? कि आप किसी समुच्चय में से, जो दिया हुआ समुच्चय उसमें से 2 अवयव लो, उनके बीच में संक्रिया लगाओ। पहले योग की लगा के देखो, फिर गुणा की लगा के देखो। अगर योग करने पर कोई अवयव आपको जो प्राप्त हो रहा है वो भी समुच्चय का अवयव है और गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो भी समुच्चय का अवयव है, तो पहले नियम को संतुष्ट करेगा, यानी वो सव्रत होगा। इंग्लिश में समझा देता हूं। पहला नियम कहता था क्लोजर नियम। क्लोजर रूल क्या कहता था? कि आप 2 एलिमेंट्स लो किसी सेट में से, जो आपको सेट दिया हुआ है उसमें से 2 एलिमेंट्स निकालो, उन पे क्या लगाओ? बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। यानी पहले एडिशन करो उन 2 एलिमेंट्स का और फिर क्या करो? मल्टीप्लिकेशन करो। तो एडिशन करने पर जो एलिमेंट आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करने पर जो एलिमेंट आ रहा है, अगर वो दोनों एलिमेंट, दोनों के जो आ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो भी सेट के अगर एलिमेंट हुए तो हम कह देंगे वो क्लोजर होगा। तो जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैं 0 और 1 ले रहा हूँ, आपकी इच्छा से कोई इसमें से ही लेने हैं। अभी अब ध्यान रखना, इसमें से ही एलिमेंट आपको लेने हैं, इससे बाहर नहीं लेने हैं। जैसे मैंने आपको ले लिया 0 और 1 ले लिया, तो पहले मैं योग के लिए लगाऊंगा, एडिशन के लिए, यानी 0 + 1 क्या होगा? 1 होगा। मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0.1 कितना होगा? 0 होगा। देखो 1 भी इसमें है और 0 भी इसमें है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सव्रत होगा। क्या होगा? क्लोजर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यह है समुच्चय सव्रत है। ठीक है, यानी मैंने यही तो बताया था कि उनका संक्रिया लगाने पर अगर जो अवयव हमें प्राप्त हो रहा है वो इसी में मिल जाए, हमें इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें ही अगर आ रहा हो तो हम बोल देंगे उसको क्या होगा? वो सव्रत होगा। दूसरा क्या कहता था? दूसरा क्या कहता था हमारे पास? दूसरा था आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, यानी तत्समक अवयव वाला। यानी योग के लिए तत्समक अवयव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए प्रत्येक अवयव के लिए। तो जैसे मैंने मान के चला 1 लिया, ठीक है, मैंने 1 लिया, कहाँ से? जेड में से लिया। तो मुझे पता है योग के लिए मैं करूंगा तो 1 प्लस क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, यानी 0 करूंगा और 1 डॉट के लिए क्या करूंगा? 1 डॉट क्या करूंगा? 1 आना चाहिए तो 1 करूंगा। यानी देखो 0 और 1 इसके लिए क्या होंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे तत्समक, जो किसमें कर रहे हैं? देखो दोबारा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तत्समक अवयव का दूसरे नियम में मैंने ये बताया था, एक सेकेंड, दूसरे नियम में ये बताया था कि योग के लिए प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव 0 मिलना चाहिए। इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि सेकंड लॉ में मैंने ये बताया था कि एडिशन के लिए एवरी एलिमेंट हैज ए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो देखो -3 का करके देखा, हर एलिमेंट्स को लेके देख रहा हूँ। पहले मैंने -3 लिया, मुझे चाहिए -3, तो +0 कर दूंगा, इसके लिए भी 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। -2 में 0 कर दूंगा, ये भी -2, 0 भी देखो 0 इसमें आ भी रहा है। अगर 0 इसमें नहीं आता तो हम कह देते ये क्या नहीं होगा? सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, या दूसरे नियम को संतुष्ट नहीं करेगा। ऐसे ही -1 का करके देखा तो -1 आएगा, इसके लिए 0, इन सब का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस के लिए अब डॉट के लिए करके देखूंगा तो -3 का किसके साथ डॉट करूं जिससे -3 आ जाए? 1 आ जाएगा। -2 -2, देखो 1 1 1 सबके लिए 1 आ रहा है और वो इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेकंड लॉ को भी संतुष्ट करेगा।
तीसरी बात करते हैं, तीसरा लॉ बताया था क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम है कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम में क्या बताया था मैंने कि दो नंबर का तुम a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी a डॉट v करो या v डॉट ए करो, बराबर आना चाहिए। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं मैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि टू नंबर्स का एडिशन आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों बराबर आना चाहिए। या मल्टीप्लीकेशन a डॉट b करो या b डॉट ए करो, बराबर आना चाहिए। तो टू एलिमेंट्स लूंगा, मैंने मान लिया 2 और 3 ले लिए मैंने। 2 और 3 किस में से ले लिया, इसमें से ले लिया। 2 प्लस 3 करूंगा तो 5 आएगा, और 3 प्लस 2 करूंगा तो भी 5 आऊंगा। यानी एडिशन के लिए तो क्या है, क्रम विनिमय नियम है। योग के लिए तो क्रम विनिमय नियम है, एडिशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है। अब मल्टीप्लाई के लिए करके देखूंगा, यानी 2.3 करा तो 6 आया, 3.2 करा तो 6 आया, यानी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब डॉट के लिए भी क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट कर रहा है। चौथा क्या लिखाया था मैंने, वनटनता नियम। चौथा लिखाया था वनटनता नियम। चौथा था वनटनता नियम। ये आप खुद चेक करके देखोगे, इसमें ऐसा आपके पास लिखा हुआ था, ये आप खुद चेक करके देखना वनटन नियम, क्योंकि मैंने सारे आपको चेक करने ही दिखा दिए। ठीक है, अब दो नियम आप चेक करोगे, लास्ट के जो पॉइंट है वो आप खुद चेक करोगे वनटन नियम है या नहीं है। और तीसरा, एक्स प्लस एक्स डैश करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, एक्स डॉट एक्स डैश करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और इसके पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। 2 या 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।